प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता। आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम समास पे आधारित अर्थात समास प्रकरण पे आधारित कुछ प्रश्नों पे आज हम लोग इस क्लास में चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं समास से प्रश्न पूछे जाते हैं और समास से प्रश्न पूछे जाते हैं तो कुछ समासिक पद भी होंगे, कुछ समासिक विग्रह भी होंगे। तो ऐसे ऐसे जो पहले पूछे गए हैं ऐसे प्रश्नों पे आज हम लोग इस क्लास में चर्चा करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आइए देर न करते हुए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 और इसमें पूछ रहे हैं कि सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहि का उदाहरण कौन सा नहीं है। यहाँ पे इसमें से देखा जाए तो सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहि का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो बहुव्रीहि समास और बहुव्रीहि समास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अन्य पदार्थ प्रधानो जो होता है वही बहुव्रीहि समास होता है, जिसमें अन्य पद प्रधान होते हैं। इसके भेद देखा जाए तो इसके कुल 4 भेद होते हैं। बहुव्रीहि समास के 4 भेद होते हैं। समानाधिकरण बहुव्रीहि होता है, तुल्य योग बहुव्रीहि होता है, अव्याधिकरण बहुव्रीहि होता है और व्यतिहार बहुव्रीहि समास होता है। और इस प्रश्न में पूछ रहे हैं कि सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहि का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो कंठे काल यह है, पदम नाभ यह है कि सर्जन्मा यह है कि प्राप्तोक यह है। इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहि का उदाहरण नहीं है। तो हम यहाँ पे देखें तो कंठे काला भी है, पदम नाभ भी है और सर्जन्मा भी है। लेकिन यहाँ पे जो प्राप्तोदक दे रहा है यह समानाधिकरण बहुव्रीहि का उदाहरण होता है। समानाधिकरण बहुव्रीहि जहाँ दोनों या सभी शब्दों की समान विभक्ति हो वहाँ समानाधिकरण बहुव्रीहि समास होता है। इस समास में दोनों पदों में प्राय प्रथमा विभक्ति ही रहती है। प्रश्न नंबर 1 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 में कह रहे हैं कि बहुव्रीहि समास में सिद्ध शब्द क्या होता है। बहुव्रीहि समास में सिद्ध क्या होता है, मतलब किसको क्या बताया जाता है। विशेषण को बताया जाता है कि प्राय विशेषण को होता है कि विशेष होता है कि प्राय विशेष होता है। तो बहुव्रीहि समास में सिद्ध शब्द की बात कर रहे हैं तो सिद्ध शब्द जो होता है वह प्राय विशेषण होता है। प्रश्न नंबर 2 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 3 और 3 में पूछ रहे हैं कि नए समास का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि सुपुत्र है, बी कह रहे हैं कि कुपुत्र है, सी कह रहे हैं कि बहुपुत्र है और डी कह रहे हैं कि अपुत्र है। तो यहाँ पे देखा जाए तो नए समास जिसमें नहीं कुछ होता है तो सुपुत्र माने सुपुत्र हो, कुपुत्र माने सब में है। सुपुत्र हो, कुपुत्र हो, बहुपुत्र हो, या तो एक के लइका रहे खूब लायक बा, एक के लइका बा बहुत हरामी बा और बहु लइका हो तो बहुत लइका बटले बा। तो सब में हम नन समास का जो उदाहरण है वह अपुत्र होगा, ये नहीं एकदम पुत्रे नहीं है, अपुत्र आना नए समास का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 3 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 4 और 4 में देखें तो कह रहे हैं यस् एति च सूत्र क्या करता है। यस् एति च सूत्र क्या करता है। ऑप्शन दे रहे हैं कि अच प्रत्यय करता है, कि पूर्व निपात करता है, कि समास करता है, कि अ का लोप करता है। तो यस एति च जो सूत्र है वह अ का लोप करता है। प्रश्न नंबर 4 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 5 और 5 में कह रहे हैं कि पीताम्बरः में समास है। ऑप्शन ए द्विगु है, बी द्वंद्व है। तो इसमें से देखा जाए तो पीताम्बरः में समास कौन, द्विगु है कि द्वंद्व है कि कर्मधारय है कि बहुव्रीहि है। तो पीताम्बर रहता तो कर्मधारय होता है। यहाँ पे पीताम्बरः और पीताम्बरः में बहुव्रीहि समास होता है और पीताम्बरः में बहुव्रीहि और इस पीताम्बरः का अर्थ होता है कृष्ण के लिए कहा जाता है। यह समानाधिकरण बहुव्रीहि के अंतर्गत आता है। और इसमें देखा जाए तो यह जो होता है जैसे कर्म के अंतर्गत प्रादुप्तन आता है, करण में आता स येन स हत शत्रु, संप्रदान में ऐसे ऐसे क्रियाओं के साथ आता है। संबंध है यहाँ पे तो प्रीतम पीतम हो जाएगा, पीतम अम्बरम यस्य स जिसका पीताम्बर। तो पीताम्बर मैंने भगवान कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 5 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 6 और 6 में कह रहे हैं कि महादेव
पद में समास है। ऐसे ऐसे पद विशेषण विशेष्य सब समास से जो प्रश्न आते हैं उसमें ऐसे ही पूछे गए, यह सब प्रश्न पूछे गए हैं। तो कह रहे हैं कि महादेव पद में समास है, कर्मधारय है कि द्वंद्व है कि बहुव्रीहि है कि द्विगु है। तो महादेव में देखा जाए तो यहाँ पे कर्मधारय समास होता है। प्रश्न नंबर 6 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 7 को देखें तो 7 में कह रहे हैं कि द्वंद्व समास में किसकी प्रधानता होती है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि पूर्व पद की, बी करें उत्तर पद की, सी करें उभय पद की और डी करें कि अन्य पद की। तो पूर्व पद की प्रधानता तो अव्ययी भाव समास में होता है, अन्य पद बहुव्रीहि समास में होता है और उभय पद यानी कि दोनों पदों की जिसमें प्रधानता होती है वह होता है कौन सा, द्वंद्व समास होता है। प्रश्न नंबर 7 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 8 में देखें तो कह रहे हैं कि सौंड आदि शब्दों के साथ समास होता है। सौंड आदि शब्दों के साथ कौन सा समास होता है। तो ऐसे ऑप्शन दे रहे हैं कि द्विगु होता है कि द्वंद्व होता है कि कर्मधारय होता है कि सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पे देखें तो सौंड आदि शब्द जो आते हैं वह सप्तमी तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 8 में विकल्प हमारा डी सही होता है कि सौंड आदि शब्दों के साथ सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। अब हम प्रश्न नंबर 9 में देखें तो कह रहे हैं कि विशेषण और विशेष्य का यदि परस्पर समास होता है तो उसे कहते हैं। विशेषण और विशेष्य का क्या कहा जाता है। तो तत्पुरुष समास कहा जाता है कि कर्मधारय कहा जाता है कि द्विगु कहा जाता है कि अव्ययी भाव कहा जाता है। अव्ययी भाव समास वो होता है जिसमें पहले अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है तो वहाँ पे अव्ययी हो जाता है और द्विगु में संख्यावाचक जो होता है वह द्विगु हो जाता है। तत्पुरुष समास का ही रूप होता है कर्मधारय और कर्मधारय में ही विशेषण और विशेष आदि का परस्पर होता है। प्रश्न नंबर 9 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 10 और 10 में कह रहे हैं कि जहाँ समस्त पद के आदि में विशेष्य की विशेषता बताने वाले का कु सु का प्रयोग किया जाता है उस समास का नाम है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जहाँ पे समस्त पद के आदि में विशेष्य की विशेषता बताने वाले का कु सु का प्रयोग किया जाता है उस समास का नाम है तत्पुरुष समास है कि पंचमी तत्पुरुष समास है कि द्विगु है कि कर्मधारय है। तो यहाँ पे का कु सु का जो प्रयोग किया जाता है वह समास का नाम का है तो कर्मधारय समास होता है। इस कर्मधारय समास में इस सब का प्रयोग होता है कि का कु सु जो होता है इसमें कर्मधारय में प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 10 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 11 और 11 में कह रहे हैं कि बहुलक अथवा विकल्प कितने प्रकार का होता है। बहुलक और विकल्प कितने प्रकार का होता है। तो 2 प्रकार के होते हैं कि 3 प्रकार का होता है कि 4 प्रकार का होता है कि 5 प्रकार का होता है बहुलक अथवा विकल्प। तो विकल्प और बहुलक में प्रकार दिया है, 4 विकल्प दिया है, 4 में से कौन सा सही है। तो यह 4 प्रकार के होते हैं। बहुलक और विकल्प कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 11 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 12 को देखें तो 12 में कह रहा है कि कम से कम 2 पदों का होना किसमें आवश्यक है। संधि में, अलंकार में, समास में कि प्रत्यय में। तो प्रत्यय जो होता है वह शब्दों के पीछे लगता है, उपसर्ग जो होता है वह पहले लगता है। अलंकार जो होता है यह तो पद और गद्य को का विभूषित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि कम से कम 2 पद होने चाहिए। अगर संधि होता तो लिखता कि 2 शब्द होते, तो शब्दों में संधि होती है लेकिन जब 2 पदों का आवश्यकता होती है तो वह समास में होता है। प्रश्न नंबर 12 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 13 और 13 में कह रहे हैं कि बहुत से पदों का मिलकर एक पद बन जाना कहलाता है। ऑप्शन ए संधि कहलाता है कि समास कहलाता है कि अलंकार कहलाता है कि पद कहलाता है। तो प्रश्न नंबर 13 और हम लोग जितने प्रश्न इस समय हम चर्चा कर रहे हैं यह सब समास आधारित प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला आज की क्लास में चल रही है। पूछ रहे हैं कि बहुत से पदों को मिलाकर एक पद बन जाता है तो वह समास कहलाता है। क्या कहलाता है, समास कहलाता है। और समासिक विग्रह जो होता है और वहाँ पर समासिक पद होते हैं तो जो पदों को मिलाकर बनता है वह समास बनता है। प्रश्न नंबर 13 में विकल्प हमारा बी सही होता है।
अब हम देखें प्रश्न नंबर 14 और 14 नंबर प्रश्न में पूछ रहे हैं कि नदी भिष्ट सूत्र क्या करता है। नदी भिष्ट सूत्र क्या करता है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि नदी संज्ञा करता है, बी कह रहे हैं कि नदी शब्द के साथ समास करता है, सी कह रहे हैं कि नदियों के साथ समास करता है और डी कह रहे हैं कि नदियों के साथ संख्या का समास करता है। प्रश्न नंबर 14 में कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो नदी भिष्ट जो सूत्र होता है वह नदी विशेषवाची शब्दों के साथ संख्यावाची शब्दों का समास होता है और वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। इस समास समाहार में इष्ट है। उदाहरण के लिए जैसे देखा जाए तो पंचगंगम अर्थात पंचानाम गंगा नाम समाहार, इस लौकिक विग्रह में नदी विशेषवाची गंगा नाम शब्द के साथ संख्यावाचक पंच शब्द का समास हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यह विकल्प हमारा कौन सही होगा कि नदियों के साथ संख्या का समास करता है। प्रश्न नंबर 14 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 15 और 15 में कह रहे हैं कि अव्ययी भाव समास किस अर्थ में होता है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि समीप अर्थ में होता है, बी कह रहे हैं गिरने के अर्थ में होता है और सी कह रहे हैं कि दूर अर्थ में होता है और डी कह रहे हैं कि योग अर्थ में होता है। तो अव्ययी भाव समास का अर्थ बताना है कि किस अर्थ में अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ पे हमको कौन सा विकल्प सही है वही बताना है। तो अव्ययी भाव समास के बारे में हम देखें तो अव्ययी भाव समास जो होता है वो विभक्ति अर्थ में, जैसे अधिहरि, यहाँ पे अधि का प्रयोग सप्तमी को घोषित करता है और इसका विग्रह होता है हरो इति अधिहरि। फिर देता है कि समीप अर्थ में, और इसमें देखिए विकल्प दिया है समीप अर्थ में। समीप अर्थ में जो होता है उसमें अव्यय होता है जैसे उपकृष्णम। उपकृष्णम में देखा जाए तो कृष्ण से समीपे उपकृष्णम, यहाँ पे जो उप शब्द है वह अव्यय है और कृष्ण के साथ अव्ययी भाव समास करता है। उसके बाद अव्ययी भाव में होता है समृद्ध अर्थ में होता है, वृद्धि अर्थ में होता है, अभाव अर्थ में होता है और अत्यनाश अर्थ में, असंप्रति अर्थ में और अभिव्यक्ति अर्थ में। इस प्रकार कुल अव्ययी भाव के 10 भेद होते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि अव्ययी भाव समास किस अर्थ में होता है। तो यह समीप अर्थ में होता है। प्रश्न नंबर 15 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 16 को देखें तो 16 में कह रहे हैं कि उपसमिधम का विग्रह है। उपसमिधम का विग्रह पूछ रहा है। तो प्रश्न नंबर 16 में उपसमिपन का विग्रह तो बता रहे हैं कि समिधा समीपम है कि समिधस्य समीपम है कि समिध समीप है कि समीपम समिध है। प्रश्न नंबर 16 में कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो उप माने समीप और समिधम माने समिधम, समिध समीपम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 17 और 17 में कह रहे हैं कि संस्कृत में समास कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए कह रहे हैं 4 प्रकार के, बी 5 प्रकार के, सी 6 प्रकार के और डी कह रहे हैं कि 7 प्रकार के। तो संस्कृत में मुख्य रूप से अगर देखा जाए समास तो यह मुख्य रूप से 4 प्रकार के ही होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास और तीसरा होता है द्वंद्व और चौथा होता है बहुव्रीहि। और इसके बाद इनके भेद होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो समास 4 प्रकार के होते हैं। और पहला जो अव्ययी भाव समास होता है, इस समास में पहला पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है। तत्पुरुष में देखा जाए तो इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व में देखा जाए तो इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि में होता है क्या, तीसरे पद की प्रधानता होती है जो समास के शब्दों में अलग होता है। तो प्रश्न नंबर 17 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 18 को देखें तो 18 में कह रहे हैं कि नपुंसकत्व विधि करने वाला सूत्र कौन सा है। ऑप्शन ए अर्ध नपुंसकम, बी अव्ययी भावस्य, सी उपसर्जम पूर्वम और डी कहना कि नदी भिष्ट। प्रश्न नंबर 18 में देखा जाए तो नपुंसकत्व विधि करने वाला सूत्र जो होता है वह अव्ययी भावस्य सूत्र होता है। अव्ययी भाव जो होता है यह नित्य नपुंसक लिंग में होता है। प्रश्न नंबर 18 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 19 और प्रश्न नंबर 19 में पूछ रहे हैं कि समास का विग्रह कितने प्रकार का होता है।
ऑप्शन ए 2 प्रकार का, बी 3 प्रकार का, सी 6 प्रकार का और डी कह रहे हैं कि 5 प्रकार का। तो प्रश्न नंबर 19 में देखा जाए तो समास का विग्रह 2 प्रकार का होता है, एक लौकिक होता है, एक अलौकिक होता है। तो प्रश्न नंबर 19 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब प्रश्न नंबर 20, और प्रश्न नंबर 20 में पूछ रहे हैं कि पितरों का विग्रह है माता च पिता च, माता पिता च, पिता च माता च, पिता माता व। तो पितरों में विग्रह होता है माता च पिता च, और इसमें समास कौन सा होता है? तो यहाँ पे द्वंद्व समास होता है, माता च पिता च, जैसे कृष्णश्च रामश्च, रामश्च कृष्णश्च। तो प्रश्न नंबर 20 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 21 को देखें तो 21 में कह रहे हैं कि धर्मार्थों का विग्रह, धर्मार्थों का विग्रह का है धर्मश्च अर्थश्च, धर्मस्य अर्थश्च, अर्थश्च धर्मश्च, अधर्म और अर्थ। प्रश्न नंबर 21 में तो धर्मार्थों का विग्रह भी होता है धर्मश्च अर्थश्च। प्रश्न नंबर 21 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब प्रश्न नंबर 22, और 22 में कह रहे हैं कि द्वादश शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है कि तत्पुरुष समास है कि कर्मधारय समास है कि द्विगु समास है? तो तत्पुरुष समास का ही रूप होता है कर्मधारय। द्वंद्व समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन यहाँ पे संख्यावाची जो होते हैं वह क्या होते हैं? द्विगु समास होते हैं। संख्या पूर्वः द्विगु, एक सूत्र है द्विगु समास का, संख्या पूर्वः द्विगु। तो संख्या है द्वादश लिखा हुआ है, तो द्वादश शब्द में द्विगु समास होगा। प्रश्न नंबर 22 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 23 को देखें तो 23 में कह रहे हैं कि परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो सूत्र का उदाहरण कौन सा नहीं है? परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो सूत्र का उदाहरण कौन सा नहीं है? मयूरी कुकुटो है कि कुकुट मयूरो है कि अर्ध पिपली है कि सीतारामो है? प्रश्न नंबर 23 में देखा जाए तो परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुष सूत्र का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो अर्ध पिपली, जो अर्ध पिपली है यही नहीं है, कुछ मयूरी कुकुटो मयूर सीताराम सब सही है। प्रश्न नंबर 23 में विकल्प हमारा सी जो गलत है वही यहाँ पे सही है। प्रश्न नंबर 24, और 24 में कह रहे हैं कि पुरुषवाचक पद किस समास में शेष रह जाता है? द्वंद्व समास में, द्विगु समास में, कर्मधारय में कि बहुब्रीहि में? पुरुषवाचक शब्द किस समास में शेष रह जाता है? तो वह द्वंद्व समास में शेष रह जाता है। प्रश्न नंबर 24 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 25 को देखें तो 25 में कह रहा है किस समास को बहुब्रीहि कहते हैं? समर्थ को, शेष को, विशेष को कि अशेष को? प्रश्न नंबर 25 में देखा जाए तो अन्य पद प्रधान होता है, जिसमें जो शेष होता है वही विशेष होता है। प्रश्न नंबर 25 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 26, और 26 में कह रहे हैं सछत्रम शब्द का क्या अर्थ है? छत्र सहित या क्षत्रियों की संपत्ति या क्षत्रियों की विपत्ति या क्षत्रियों का विनाश। सछत्रम शब्द का अर्थ क्या है? प्रश्न नंबर 26 में विकल्प हमारा बी सही होगा। स मन संपत्ति, छत्र मन क्षत्रिय, क्षत्रियों की संपत्ति। प्रश्न नंबर 26 में विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 27, और 27 में कह रहे हैं कि अनुरूपम का लौकिक विग्रह क्या होगा? रूपस्य पश्चात, रूपस्य सदृशम, रूपस्य विपरीतम, रूपस्य पूर्वम। प्रश्न नंबर 27 में देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होगा अनुरूपम का? तो रूपस्य सदृशम सही होता है। प्रश्न नंबर 27 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 28 को देखें तो 28 में कह रहे हैं कि जिसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है वह समास कहलाता है। द्वंद्व समास कहलाता है कि तत्पुरुष कहलाता है कि द्विगु कहलाता है कि बहुब्रीहि कहलाता है? तो प्रश्न नंबर 28 में उत्तर पद प्रधान जो समास होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। प्रश्न नंबर 28 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 29, और 29 में कह रहे हैं कि अश्वकृति का लौकिक विग्रह क्या है? ऑप्शन ए अश्वेन कृति है कि अश्वाह कृति है कि अश्वात कृति है कि अश्वस्य कृति है? अश्वकृति, अश्वेन कृति हो जाएगा, अश्वों की कृति है, अश्वाह कृति, अश्वा। तो यहाँ पे 29 में विकल्प हमारा ए सही होगा, अश्वेन कृति होगा। प्रश्न नंबर 29 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 30, और 30 में कह रहे हैं कच्छापी शब्द का लौकिक विग्रह क्या है?
कच्छम पीबती है कि कच्छ पीबती है कि कच्छेन पीबती है कि कच्छाय पीबती है। आज के श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न होगा। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो अपने मित्रों तक शेयर कर सकते हैं। यह समाज पर आधारित जितने समाज प्रकरण हैं उस पर आधारित ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है और इसके बाद भी 1-2 क्लास हम इस पर लाएंगे। तो यहाँ पे आज 30 प्रश्नों की श्रृंखला और हम लोग जोड़े हैं। तो यहाँ पे प्रश्न में 30 कह रहा है कि कच्छापी शब्द का लौकिक विग्रह बताना है। तो कच्छम पीबती की कच्छ पीब कच्छेन पीबती होता है। क्या होता है? कच्छेन पीबती। प्रश्न नंबर 30 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।